चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया चैप्टर है, हम लोग मोशन स्टडी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज का नया चैप्टर है वर्क मेजरमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, वर्क स्टडी कार्य अध्ययन के दो तरीके थे, एक मेथड स्टडी था और एक वर्क मेजरमेंट था। कार्य अध्ययन में कार्य विधि अध्ययन भी था और कार्य मापन भी था। कार्य विधि अध्ययन के बारे में हम लोगों ने लगभग पूरी बातें पढ़ ली हैं। मेथड स्टडी में हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोसेस चार्ट हैं, उनका एनालिसिस करते थे। एनालिसिस के बाद से हम उनमें की गई खामियों को दूर करने के बाद एक नया मेथड इवॉल्व करते थे। तो ये था क्या? मेथड स्टडी। वर्क मेजरमेंट में क्या होता है, आइए देखते हैं। कार्य मापन में क्या काम होता है। देखिए, जो कार्य अध्ययन है वर्क स्टडी, उसके दो टेक्निक थे, ठीक। पहला टेक्निक था कार्य विधि अध्ययन, ठीक है। कार्य विधि अध्ययन क्या करता था कि किसी भी कार्य को करने के विधि पर विचार करता था, उसकी सूक्ष्म अध्ययन करता था। सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद उसके कमियों को, उसमें जहां जहां सुधार की आवश्यकता थी, जो भी हम सुधार उसमें कर सकते थे, उस सुधार को करता था। उसके बाद उसको लागू करता था। लागू करने के बाद क्या काम करता था कि नया मेथड डेवलप किया जाता था। अब ये मेथड स्टडी की बात होती है, ठीक है। जो दूसरा टेक्निक था कार्य का अध्ययन का, वो है कार्य मापन का। देखिए, कार्य मापन में क्या होता है, अब तक जो है आपने नई विधि डेवलप कर चुकी है किस मेथड के थ्रू? मेथड स्टडी के दौरान, कार्य विधि के अध्ययन के दौरान आपने नई मेथड का इजाद कर लिया है। नए विधि का इजाद कर लिया। अब उस विधि का क्या समय होगा और उस विधि को कैसे मानकीकरण करेंगे, ये सारा कार्य किसमें आएगा? वर्क मेजरमेंट में। किसमें आएगा? वर्क मेजरमेंट, जिसको हम कार्य मापन भी कहते हैं। इसको कार्य मापन भी कहा जाता है, ठीक है। कार्य मापन, कार्य मापन में क्या करते हैं कि जो भी कार्य विधि अध्ययन के दौरान आए हुए नए, या फिर जो सर्वोत्तम विधि का हमने ज्ञात, जिस सर्वोत्तम विधि को हमने ज्ञात किया था कार्य विधि अध्ययन में, उसका मानकीकरण करते हैं कार्य मापन में, और उसमें लग रहे समय का आकलन करते हैं। यही कार्य मापन है। तो बेसिकली कार्य मापन डील करता है स्टैंडर्डाइजेशन से, उस मेथड के स्टैंडर्डाइजेशन से, और उस मेथड में कितना टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम, उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो कार्य मापन की डेफिनेशन है, या फिर जो परिभाषा कहें कि एक स्किल, जो वर्कर या लेबर है, ठीक है। एक जो श्रमिक है, जिसके पास क्या है, जिसका जो स्किल्ड है, ठीक है, वो किसी निर्धारित काम को, ठीक है, निर्धारित स्तर के गुणवत्ता पर करने में जो समय लेता है, ठीक है, उसी समय का आकलन, ठीक है, उसी समय को निकालना के तरीका या ये क्रिया को ही कार्य मापन कहा जाता है। कार्य मापन का एक और नाम है, इसको समय अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, समय को ज्ञात करते हैं। किस समय को? जो समय इस्तेमाल हो रहा है नए वाले कार्य विधि में, ठीक है, नए वाले मेथड में इस्तेमाल हो रहा होता है, उसी के टाइम का मेजरमेंट करते हैं। इसलिए इसका नया नाम भी है समय अध्ययन। इसका नया नाम क्या है? समय अध्ययन, ठीक है। इसका नाम है कार्य
मापन, सॉरी कार्य मापन नहीं, समय अध्ययन को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम स्टडी। कार्य मापन तो उसका नाम है, इसका अलग नाम भी है, इसको टाइम स्टडी भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है कार्य मापन। और कार्य मापन ये टेक्निक था किसका, वर्क स्टडी का। ठीक है, कार्य अध्ययन का क्या है, ये टेक्निक था, दूसरा वाला टेक्निक था। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि एक्चुअली वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक designed to establish time for a qualified worker to carry out a specified job at a specified level of performance. This is all about a definition of work measurement. अब जो है अगला जो टॉपिक है इसमें उसे देखते हैं। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्या उद्देश्य है किसका, इसको मिटा दे रहा हूं। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इसके उद्देश्य की। क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं, इसको आप समझेंगे। अब देखिए, इसके जो भी उद्देश्य हैं मैं आपको एक एक करके समझाता रहूंगा कि इसके कौन कौन से उद्देश्य आपको पढ़ने। पहला जो है, अगर किन्हीं दो श्रमिकों के कार्यों की तुलना करना हो, आपको किसी एक श्रमिक और दूसरे श्रमिक के कार्य की तुलना करना हो, तो वर्क मेजरमेंट का ही सहारा लिया जाता है। देखिए, वर्क मेजरमेंट के थ्रू क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम पता चलता है। तो कोई एक जो श्रमिक है वो किसी स्टैंडर्ड टाइम से थोड़ा अधिक समय ले रहा है, और दूसरा जो है वो उससे थोड़ा अत्यधिक समय ले रहा है, तो हमको इससे कंपैरिजन करने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इसीलिए कार्य मापन का एक उद्देश्य कंपैरिजन का भी है। ठीक है, अब अगला देखें। अगर हमको ये भी तुलना करना हो कि कौन सा श्रमिक, ठीक है, कितना कार्य कर रहा है, ठीक है, कितना कार्य का अर्थ ये है कि कोई श्रमिक किसी गिवन टाइम में अधिक काम कर दे रहा है, कोई कम कर रहा है, तो हमको इससे तुलना करने में आसानी होगी कि श्रमिकों की कार्य शक्ति कितनी है। ठीक है, अगला जो आपका है वो है कि आपको जो जो भी ऑपरेशन करने होंगे उसके प्रोडक्शन, प्लानिंग और कंट्रोल में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्शन और की प्लानिंग और कंट्रोल करनी है तो वर्क मेजरमेंट उसमें काफी सहायक है। इसलिए भी वर्क मेजरमेंट करते हैं कि हमको प्रोडक्शन प्लानिंग करना रहता है। अब एक और बात सुने, अगर कोई भी इंसेंटिव स्कीम हमको क्या करना है, उसका यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, वर्क मेजरमेंट करते हैं। इंसेंटिव स्कीम एक्चुअली टाइम बेसिस ही होते हैं, टाइम के आधार पे ही किसी को इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसीलिए कार्य मापन जरूरी है, क्योंकि कार्य मापन का अगला नाम, एक और नाम क्या है, टाइम स्टडी, समय अध्ययन। तो समय का ही अध्ययन करके आप किसी को समय के आधार पे ही क्या दे सकते हैं, वित्तीय प्रोत्साहन दे सकते हैं। अब एक और बात है, अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट पता करना है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का, ठीक है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं आपके उत्पादन में उनका एक्चुअल कॉस्ट पता करना है, तो टाइम इज द मेजर फैक्टर। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट इज आल्सो टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। अब नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना हो तो आपको
पहले से ही कुछ सेट स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकें, नए कर्मचारियों की प्रशिक्षण कर सके, उनकी ट्रेनिंग कर सके, उनको बताएं कि इतना समय लगता है इस कार्य में, आपको भी इतने समय में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा भी, उसके उद्देश्य से भी हम लोग क्या वर्क मेजरमेंट करते हैं। अगला जो है, एक तो इसका काम आप जान ही गए हैं, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम निकालना हो किसी प्रोसेस या किसी ऑपरेशन का, किसी उत्पादन प्रक्रिया में कितना मानक समय लग रहा है, अगर इसका इस चीज को हमें ज्ञात करना है तो भी हम कार्य मापन करते रहते हैं। चलिए, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको डिलीवरी डेट पता करनी हो किसकी, प्रोडक्ट की, तो आपको अगर उस प्रोडक्ट के प्रोसेस या ऑपरेशन में यूज हो रहा टाइम नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे किस चीज को, डिलीवरी डेट को, कि मैं किस डेट को आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर पाऊंगा। तो प्रोडक्ट के सप्लाई या डिलीवरी डेट का भी निर्धारण करने के लिए हम कार्य मापन करते हैं। अगला जो मेथड है, अगर हमको कोई प्लानिंग करना है कैसी प्रोडक्शन की, ठीक है, कि हमको इस समय इतना समय लगेगा इसमें, इतना समय लगेगा इसमें, इतना समय लगेगा इसमें, तो प्रोडक्शन की अगर प्लानिंग करना हो, कोई कार्यक्रम बनाना हो उत्पादन का, तो उसके लिए भी सहायक है क्या, कार्य मापन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हो है किसके, कार्य मापन के, जिसको पूरा करने के लिए हम कार्य मापन करते हैं। अगला जो है, हम देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक है, ठीक है, कार्य मापन में कौन कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या तकनीक इस्तेमाल करके कार्य मापन किया जाता है, या फिर कार्य मापन के कितने भाग हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो कार्य मापन की तकनीक है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो भाग होता है उसमें होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण किए हैं, ठीक है। मानकीकरण के बाद जो दूसरा भाग होता है वो होता है समय अध्ययन का, जिसको टाइम स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। पहला भाग है स्टैंडर्डाइजेशन का, दूसरा भाग है टाइम स्टडी का। अब आप समझते हैं, आइए, कार्य मानकीकरण या फिर स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है उसके बारे में। हम्म अब जब हम कार्य विधि अध्ययन समाप्त करते हैं उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, एक नई कार्य विधि प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेथड स्टडी में एक नए मेथड का इवोल्यूशन करते हैं, पता लगाते हैं हम। तो उस कार्य विधि को पता लगाने के बाद सबसे पहले जो काम होता है कार्य मापन में, हम उसके मानकीकरण पे ध्यान देते हैं। मानकीकरण क्या होता है समझे, जितने भी यंत्र लग रहे हैं, जितने भी उपकरण लग रहे हैं, जितने भी औजार लग रहे हैं, कितने श्रमिक लगेंगे, उस कार्य को करने की क्या प्रणाली होगी, उसकी विधि क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। उसके अलावा एक और बात, उसमें कितना सामग्री लगेगा, इन सभी चीजों का अगर हम लिखित ब्यौरा मतलब रिटन रिकॉर्ड रखें या बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को मानकीकरण कहा जाता है, इस क्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम कुछ करते नहीं, जो नई विधि आई है उसी के जितनी भी जरूरत संबंधी चीजें हैं, चाहे उसके मेथड की बात हो, चाहे सामग्री, चाहे यंत्र, चाहे उपकरण, चाहे तरीका, चाहे कुछ भी जो उसमें रिलेटेड है, उन सब चीज का रिटन रिकॉर्ड रखना ही मानकीकरण है, लिखित ब्यौरा रखना ही मानकीकरण है। अब देखिए, जो मानकीकरण है उसके कुछ अपने फायदे हैं। मानकीकरण करने के बाद होता क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें वो इकोनॉमिकल हो जाता है, वो रिलायबल हो जाता है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वास मत हो जाता है।
और जो हमारा उत्पाद आएगा उस प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद उसकी गुणवत्ता का स्तर में भी क्या होता है, सुधार होता है। और एक और बात जान लीजिए कि जो मानकीकरण है उसका एक और फायदा ये है कि मानकीकरण से इंटरचेंजेबिलिटी, जिसको हम अंतर परिवर्तनीयता भी कहते हैं, वो भी बढ़ जाती है। अब ध्यान दे कि क्या होती अंतर परिवर्तनीयता, हम आपको एमएमआई में भी बताएं, यहाँ भी कई बार बता चुके हैं। रिलायबिलिटी का मतलब तो आप जानते ही हैं, विश्वसनीयता। ठीक है, कि कोई प्रोडक्ट कितना विश्वसनीय है अपने काम को लेकर, अपने स्पेसिफिकेशन को लेकर, वो विश्वसनीयता होती है। अंतर परिवर्तनीयता क्या होती है? अंतर, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें एक अंतर परिवर्तन, ठीक है, कि आपस में कैसे इंटरचेंज हो सके। अब इंटरचेंज कोई तभी होगा जब उसका क्या हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। हम जैसे ही पहले कह चुके हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारी कार के जो पहिए हैं उसका टायर खराब हो गया है। टायर खराब होने की वजह से हमको उसे बदलना है। उसे बदलने के लिए क्या हम जरूरी है कि उसी कंपनी का टायर उसमें लगाए? नहीं। हम उसी स्पेसिफिकेशन का, उसी स्टैंडर्ड का अगर हम बता दें कि दुकान वाले को कि देखिए भैया ये हमारा कार है, ये हमारा डायमीटर है, तो आप हमको इससे रिलेटेड कोई भी कंपनी का क्या दे दीजिए, टायर दीजिए। तो आप किसी भी कंपनी का अगर टायर वहां लगा पाते हैं अपनी कार में, ऐसा होता भी है, तो आपके उत्पाद की अंतर परिवर्तनीयता क्या है, बहुत अच्छी है। इंटरचेंजेबिलिटी, कि आप कुछ इंटरचेंज कर सकें, किसी एक की जगह पे दूसरा लगा सकें, इसकी सुविधा बहुत अच्छी है। अगर तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं किसी उत्पाद के, इंटरचेंजेबिलिटी या अंतर परिवर्तनीय। तो उसमें भी आपका मानकीकरण के कारण ही ये संभव हो पाता है कि आप किसी भी पदार्थ को क्या करें, या फिर किसी भी सामग्री के किसी पार्ट को आसानी से दूसरी कंपनी के पार्ट से बदल सके। यही अंतर परिवर्तनीयता है। अब आगे जो है, अगला जो भाग है किसका, कार्य मापन का, वो है समय अध्ययन। ठीक है। अब देखिए समय अध्ययन में क्या क्या बातें हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। हम्म समय अध्ययन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कार्य विधि नई वाली कार्य विधि अध्ययन के थ्रू आई थी, दैट इज न्यू मेथड विच वी गॉट फ्रॉम मेथड स्टडी। आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दैट मेथड, उस कार्य विधि के मानकीकरण के बाद हम सर्वप्रथम जो काम करते हैं, उस कार्य विधि का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए क्या होता है कि उस कार्य विधि को विभिन्न क्रियाओं में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिविटीज में तोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके उसको बनाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। अब जो ये छोटे छोटे भाग हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्क एलिमेंट। जैसा कि हमने पहला ही बोला था, इंग्लिश में इसको वर्क एलिमेंट कहते हैं। छोटे हिंदी में से छोटे छोटे भाग भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कार्य समय अध्ययन कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, उस कार्य विधि के समय मापन पे जोर देना होगा, उसके समय मापन को ध्यान देना, समय मापना है हमें। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जब छोटे छोटे भाग में तोड़ देंगे तो उसके बाद स्टॉप वॉच की सहायता लेंगे। ठीक है, किसकी लेंगे सहायता, स्टॉप वॉच। और जो भी श्रमिक है वो उसके कामों के समय की गणना करेंगे। तो जो हमारा एक्टिविटी है या प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने छोटे छोटे भाग में तोड़े हैं, उन सभी के समयों का आकलन, किसी श्रमिक द्वारा किए गए उन सभी कार्यों के समयों का आकलन करेंगे। स्टॉप वॉच रहेगी जिससे हम लोग वो समय कैलकुलेट करते रहेंगे। अब देखिए, जब सबका इंडिविजुअल टाइम निकल जाता है तो करते क्या है कि
सभी के इंडिविजुअल टाइम को, जो छोटे छोटे भाग हमने किए थे, उनका अपना अपना समय आया होगा, सारे को जोड़ देते हैं तो हमारी पूरी एक्टिविटी या वर्क साइकिल का, पूरे कार्य चक्र का समय हमें प्राप्त हो जाता है। अब एक और बात समझें, अब तक हमें जो है कार्य वर्क साइकिल टाइम या कार्य चक्र समय जो है वो प्राप्त हो चुका है जोड़ने से। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये हमने कार्य समय निकाला है, वो यह मान करके निकाला है कि ये कोई साधारण श्रमिक जिसको सब ज्ञान है, उसने ये काम किया तो इतना समय लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा वास्तविक श्रमिक है, ठीक है, उसके द्वारा जो वो संपूर्ण कार्य है उसको उससे कराते हैं। उससे कराने के बाद उसके समय का मापन करते हैं। समय के मापन के बाद क्या करते हैं, उन दोनों की तुलना की जाती है, ठीक है। उन दोनों की तुलना करने के बाद इस तुलनात्मक अध्ययन जो हम कर रहे हैं कि इसका टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम निकाले थे किसके लिए, एक आम श्रमिक के लिए, ऐसा श्रमिक जिसको सब काम आता है, और हमारे वास्तविक श्रमिक के साथ उसके समय का तुलना की, इस तुलनात्मक अध्ययन को कंपैरेटिव स्टडी इंग्लिश में बोलते हैं। इसको इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग मेथड या परफॉर्मेंस एनालिसिस मेथड। इस प्रक्रिया को बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश में इसका नाम है हिंदी में नाम है उद्देश्य मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव रेटिंग। एक ऑब्जेक्टिव रेटिंग तैयार की जाती है जिसको परफॉर्मेंस रेटिंग या सिर्फ रेटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और बात सुने, ये जो कंपैरिजन की है जिसमें एक रेटिंग नंबर आएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग चेक करेंगे, तुलना करेंगे तो एक रेटिंग नंबर भी निकालते हैं। अब उस रेटिंग नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं कि हमारा जो श्रमिक वास्तविक वाला है उसका नॉर्मल टाइम निकालते हैं, ठीक है, कि वो नॉर्मली कितना टाइम लेगा इसका गणना करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो नॉर्मल टाइम आया हुआ है, इस नॉर्मल टाइम में अगर हम तीन चार बातें जोड़ दें, जिनमें से क्या क्या वो बातें मैं बता देता हूँ, कि थकान में लगे समय को, देरी में लगे समय को, ठीक है, पर्सनल वर्क में लगे, फॉर एग्जांपल टॉयलेट, वाटर ड्रिंकिंग, ये सब भी जोड़ा जाता है। इन सभी में लगे गए समय में छूट दिया जाता है वर्कर को कि तुम्हारा अलाउड है क्या, ये टाइम ले सकते हो, तुम थोड़ा देर कर सकते हो, थोड़ा थकान की वजह से रुक भी सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा पर्सनल वर्क है छोटा मोटा तो वो भी कर सकते हो। इन सभी समय को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जोड़ने के बाद से जो टाइम आता है उसी टाइम को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, मानक समय बोला जाता है। अब देखिए, आप मानक समय ज्ञात कर दिए तो मानक समय क्या होता है, एक सामान्य श्रमिक जो है, ठीक है, अपने सामान्य गति से अगर काम कर रहा बिना थके हुए, तो जो वो उस कार्य को करने में समय लेता वही क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, मैथ टाइम स्टडी, यही क्या है, समय अध्ययन है। तो आप दो टेक्निक के बारे में जो स्टार्ट किए थे, एक मानकीकरण और एक समय अध्ययन, इसके बारे में पूरा समझ गए होंगे। तो यही पूरा का पूरा चैप्टर में आगे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग का समय अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या औजार इस्तेमाल होते हैं समय अध्ययन में। और परफॉर्मेंस रेटिंग की बात की है तो उसे आगे पढ़ेंगे भी, बहुत सारी रेटिंग होती है, वो आपके न्यूमेरिकल में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात आपको बतानी है, देखिए आप समय अध्ययन पढ़ रहे हैं और एक इससे पहले गति अध्ययन भी पढ़े थे। गति अध्ययन और समय अध्ययन में आपको अंतर समझ में आ गया हो कि गति अध्ययन क्या करता है। गति अध्ययन भी कब होता है, जब हमारा मेथड स्टडी हो जाता है कार्य विधि अध्ययन के वजह से। उस अध्ययन के पश्चात जो हमारा नई विधि निकल के आई है उसी पर हम गति अध्ययन भी करते हैं। गति अध्ययन क्या कर रहे होते हैं कि हम जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उस कार्य को करने में, उनमें लगने वाले, उसमें होने वाले सारे मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उनमें जो उसमें कुछ मूवमेंट्स अनावश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक हैं,
तो जो अनावश्यक मूवमेंट उनको हम दूर कर देते हैं, अनावश्यक गतियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है और उन उसमें सुधार किया जाता है। ये क्या था, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को लेकर के हमने ये भी देखा था कि आदमी दोनों हाथों से कैसे काम कर रहा है, एक हाथ से कैसे काम कर रहा है, दोनों हाथ कैसे इस्तेमाल कर रहा है थ्रू आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसकी भी बात किसमें हुई थी, मोशन स्टडी में। समय अध्ययन क्या करता है, समय अध्ययन भी कब होता है, जब मेथड स्टडी हो जाता है। मेथड स्टडी के बाद मोशन स्टडी, मोशन स्टडी के बाद टाइम स्टडी। ये तरीका है पूरा वर्क स्टडी करने का किसी भी इंडस्ट्री में। अब वर्क स्टडी क्यों करते थे, आपको पता ही है, प्रोडक्टिविटी जो बढ़ाना है हमको। तो समय अध्ययन क्या कहता है, आप तो गति अध्ययन समझ चुके हैं। अब समय अध्ययन क्या करता है कि उसी कार्य को करने में कितना मानक समय लगेगा इस पर जोर देता है, ठीक है। और मानक समय में वो क्या करता है, कुछ अगर फालतू समय है तो उसे निकाल देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। कुछ जरूरी समय है तो उनको जोड़ देता है। इसके बाद से मानक समय हमें प्राप्त होता है। अब एक और बात समझे, अब जो है अगला जो टॉपिक है वो है टूल्स यूज्ड इन टाइम स्टडी। कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल हम समय अध्ययन में करते हैं। अब देखिए एक और बात सुने, जो समय अध्ययन है, इतना तो पता चल गया है टाइम का मेजरमेंट करना है, तो कौन कौन से टूल्स हैं वो आपको सहज ही समझ में आ जाएंगे। जैसे टाइम स्टडी बोर्ड होता है, एक समय अध्ययन करने का एक बोर्ड होता है। इसमें स्टॉप वॉच, जिसको विराम घड़ी भी कहा जाता है, इसके बगैर तो आप टाइम स्टडी कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपको समय समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को मेजर करना पड़ेगा। जहां पे वर्कर रुका वहां टाइम पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त वर्कर काम नहीं कर रहा। स्टॉप वॉच बहुत जरूरी। अब टाइम स्टडी शीट भी की जरूरत पड़ेगी हमको, आगे हम सबके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टेकोमीटर का स्टडी का, टेकोमीटर का यूज करेगा। टेकोमीटर क्या करता है कि आरपीएम नापता है, रोटेशन पर मिनट नापना हो अगर किसी मूविंग चीज का, सर्कुलर मोशन जहां रोटरी मोशन हो रहा है स्पेशली, तो उस चीज का अगर हमें आरपीएम नापना हो तो हमें टेकोमीटर की जरूरत पड़ती है। अब अगला देखें, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, ठीक है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की जरूरत पड़ेगी हमें। और मोशन पिक्चर कैमरास, एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने में जब हम स्पेशली मोशन स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां भी टाइम रिकॉर्डिंग, सॉरी, मोशन पिक्चर्स कैमरास का इस्तेमाल होता था, ठीक है, जिनको क्या कहा, चलचित्र कैमरे भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम स्टडी में उनका, वो भी उनका इस्तेमाल है। संगणक, संगणक का अर्थ होता है कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल काउंटिंग में हो सकता है। एक्चुअली मीटर, मान लीजिए समय जो है, बहुत एक्यूरेसी का भी हम टाइमर लगा सकते हैं। तो वो मान लीजिए समय जो है सेकंड में नापे, मिनट में नापे, डिग्री, इन सब में भी नाप रहा है, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। आगे जो है हम इन सारे के सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपके सिलेबस को मैं बता दे रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। वर्क मेजरमेंट में आपका ऑब्जेक्टिव जो मैंने पढ़ा दिया, टेक्निक पढ़ा दिया है आज ही। स्टॉप वॉच टाइम स्टडी के बारे में आपको बताना है, उसका प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में। उसके अलावा टाइम स्टडी में क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं और उनका प्रोसीजर क्या है टाइम स्टडी का, ये भी हमको जानना है। प्रोसीजर मैंने बताया था शुरुआत में कि टाइम स्टडी में आप क्या करते हैं, पहले छोटे भागों को तोड़ लेते हैं, फिर स्टॉप वॉच की सहायता से सारे के सारे टाइम निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं, वर्क साइकिल आता है, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, दूसरे श्रमिक से कराते हैं। उस टाइम को, एक को स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं, दूसरे वाले को नॉर्मल टाइम बना करके कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, एक परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स बना लेते हैं, उन्हीं के हिसाब से एक नंबर आता है। नंबर आता है तो उसी से कंपैरिजन करके एक टाइम निकालते हैं जिसे नॉर्मल टाइम कहा जाता है।
नॉर्मल टाइम में हम बहुत सी चीजें जोड़ करके स्टैंडर्ड टाइम निकालते, इस तरह से समय अध्ययन का हमने प्रोसीजर बताया था। उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग की, परफॉर्मेंस रेटिंग का क्या सिस्टम, क्या तरीका है, इसको देखेंगे। स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ टाइम कैलकुलेशन, बेसिक टाइम का अलाउंसेस क्या क्या दिए जाते, छूट जिसे कहते हैं, ये भी देखेंगे। और जो भी अलाउंस हैं या छूट हैं वो इंडियन कंडीशंस को लेके कैसे दिए जाते हैं, इनके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड टाइम वर्क सैंपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डाटा और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, वर्क सैंपलिंग कहती है, ये सारी बातें वर्क सैंपलिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पढ़ना है। और आप अगर बीटेक में गए तो वहां भी वर्क सैंपलिंग आपको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है, वहां भी ये सिलेबस है, तो ये पूरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आगे से हम कुछ चूंकि आपका जो क्वेश्चन होने वाला है आगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो आगे जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ कराएंगे क्लास में, जिससे आपका क्या रहे, टाइम टाइम पे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इजी इन नेचर होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर आप एक बार पढ़ें आपको लिखने की झंझट नहीं होती है, ठीक है। तो हमने कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है उसमें लिखने की झंझट नहीं होती है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे के सारे क्या क्वेश्चंस का, सारे कॉन्सेप्ट का, तो उसे करना आसान होता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो चांसेस इसके भी रहते हैं कि आप गलतियां अधिक करेंगे। अब उन्हीं को कम करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना होता है, बार बार याद करना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, वर्क स्टडी क्या है, मेथड स्टडी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कौन सा चीज प्रभावित करेगा, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे आगे आने वाली